ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਸਤੇਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ चर्चा ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। श्री जी राम राम। राम राम नील कमल जी। और सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल मेरे नील कमल जी बढ़िया हैं और हाल चाल अब हरियाणा के बदलने वाले हैं, क्योंकि आज जो है नील कमल जी एक विशेष मीटिंग होने लग रही एनसीआर के रीशेड्यूलिंग के वास्ते, और ये दिल्ली में जो है मीटिंग होएगी जी। अगर ये मीटिंग में रीशेड्यूलिंग हो जाती है तो फिर हरियाणा के लगभग 5 जिले एनसीआर से बाहर निकल जाएंगे। उनके क्या फायदे होंगे बाहर निकलने के और क्या नुकसान होंगे, उन बातों पर आज बात करेंगे नील कमल जी। उससे पहले बता दें कि जो रीशेड्यूलिंग हुई तो 60% एरिया जो है एनसीआर से हरियाणा का वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि आज इसकी जो मीटिंग है वो होने लग रही। पूर्व के जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के खट्टर साहब, वो इस मीटिंग को लेंगे, रीशेड्यूलिंग की मीटिंग को। बैठक में जो एनसीआर की रीशेड्यूलिंग होएगी नील कमल जी, इससे जो है जो अर्बन प्लानिंग है हरियाणा की उसकी तस्वीर बदल जाएगी, उसका दायरा बदल जाएगा, और राजघाट से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसके आसपास का वो एनसीआर के दायरे में आएगा। ये सीमित क्षेत्र की इसमें बात है। एनसीआर में जो है आज की टाइम अगर हम बात करें इस मीटिंग से पहले की, तो लगभग 14 जिले शामिल हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो 25,327 वर्ग किलोमीटर है। अगर रीशेड्यूलिंग हो जाती है, नया फार्मूला लागू हो जाता है, तो फिर आज जो है इसका क्षेत्रफल वो 10,546 वर्ग किलोमीटर घट का वो रह जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर जो है पानीपत पे, करनाल पे, जींद पे और भिवानी पे पड़ेगा। 100 किलोमीटर रेडियस के दायरे में अगर बात होती है एनसीआर की, अगर ये सीमाएं बदलती है तो इसका महेंद्रगढ़ पे असर पड़ेगा नील कमल जी। हाईवे, अब इसके फायदे और नुकसान की बात कर लें। जो हाईवे कॉरिडोर हैं उनसे जो है राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने जो एनसीआर में समावेश बना रखे हैं उसके लिए 11 राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों का 1 किलोमीटर जो है चौड़ा करने के लिए कॉरिडोर वो रखने का प्रस्ताव दे रखा। नेशनल हाईवे 44 जो करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा से चंडीगढ़ के लिए निकलता है, इसमें जो है राहत मिलेगी करनाल को और पानीपत को, क्योंकि उससे आगे तो 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर चले जाएगा। इसके माध्यम से जो आंशिक लाभ है वो मिलने की संभावना है नील कमल जी। बैठक जो है आज 16 जून को है और दिल्ली में होने वाली इस प्लानिंग बैठक में एक बड़ा हिस्सा जो है पुनर्निर्धारण का जो मुद्दा है वो शामिल है। और राज्यों में इसके बीच जो है सहमति बनी तो हरियाणा के कई जिलों की विकास रणनीति, निवेश आकर्षण और भविष्य की जो योजनाएं हैं उन पर जो है बड़ा असर आज वो पड़ने वाला है नील कमल जी। अब बात कर लें, एक बात तो मेरे मन में ये आई कि अगर राजघाट से लेकर एनसीआर का जो दायरा है वो 100 किलोमीटर का है, तो फिर करनाल और या करनाल से जो के आसपास के जो क्षेत्र हैं 100 किलोमीटर से दूर के हैं वो शामिल कैसे होंगे एनसीआर में, ये भी एक सवाल है। अगर उस वक्त या फिर अब दायरे को घटाया जा रहा है या पहले उसको बढ़ाया गया था, ये भी एक सोचने की बात है कि जो जिले में जो जिले जो है पहले शामिल थे आज वो बाहर निकलेंगे। अच्छा, इसके फायदे हैं नील कमल जी। वैसे मैं सीकरी का रहने वाला हूँ, नील लोखड़ी क्षेत्र का, तो मैंने एक वहां से बैठ के किलोमीटर का दायरा देखा। अगर नील लोखड़ी की बात करें तो 146 किलोमीटर लगभग जो है राजघाट से है। दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है इंद्री वो 152 किलोमीटर के आसपास है, करनाल 126 किलोमीटर के आसपास है और गोंडा 109 किलोमीटर के आसपास है। असंध सबसे ज्यादा दूर है 177 किलोमीटर, क्योंकि एनसीआर से राजघाट के सबसे लास्ट का जो जिला है वो करनाल पड़ता है। तो करनाल में लगभग जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं ये सारे के सारे अगर 100 किलोमीटर का दायरा लागू होता है तो एनसीआर से बाहर चले जाएंगे, मतलब करनाल पूरा का पूरा एनसीआर क्षेत्र से बाहर जा सकता है। अच्छा, एनसीआर होने के फायदे और नुकसान की बात करें नील कमल जी, बीच में कोई बात आपके याद आवे तो आप भी इसमें जरूर अपना बात रखना, क्योंकि मैं बात कर रहा फायदे के और नुकसान के जिसको जो है देखा जा रहा है। दिल्ली पे जो आबादी का दबाव है
उसको कम करने के वास्ते जो आसपास के इलाके हैं नीलकमल जी, वो जो है मिला लिए जाते हैं एनसीआर में। जिस तरह के हरियाणा के इलाके मिलाए गए थे या फिर दूसरे मिलाए गए थे, तो इन से जो शामिल होने वाले एरिया हैं उसमें जो बुनियादी ढांचा है उसको जो है मजबूती मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है, सड़कें अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं, पानी की व्यवस्था बढ़िया की जाती है, रेल और मेट्रो चलाई जाती हैं, और यूं कहूं के जो ब्रिज है, जो पुल है, ओवर ब्रिज, हाँ, और फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर जो है वो बनाए जाते हैं शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने के वास्ते। पर जब शहर का दायरा बढ़ेगा, आबादी का दबाव पड़ेगा, तो फिर प्रदूषण की जो समस्या है, जो महंगाई की समस्या है नीलकमल जी, वो भी उन एरिया में बढ़ेगी। जैसे अगर आप गुड़गांव की बात करो तो गुड़गांव में हरियाणा का एरिया है, लेकिन जो लिविंग स्टाइल है वो बड़ा महंगा है, जमीनें महंगी हैं, खाने पीने और दूसरी चीजें सारी की सारी महंगी है। तो इस तरीके से जब एनसीआर का क्षेत्र में कोई एरिया आवा है तो उसका जो है लिविंग स्टाइल और उसके खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं। एनसीआर में जो बढ़िया सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, जिसकी हमने बात करी, रैपिड ट्रायल सिस्टम और एमएनसी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो नीलकमल जी एनसीआर में आ गया, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा, जो है एक पहचान मिलती है उस एरिया को जो एनसीआर में आता है। जो आर्थिक विकास और रोजगार है उसके जो साधन हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि कंपनियां आएंगी एनसीआर वाले एरिया में, तो जो है उसमें शामिल होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होएगी, रोजगार के साधन जो है विकसित होंगे, और जो निवेश है वो उस एरिया में बढ़ेगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी की हमने बात करी, वो कंपनियां जो है उस एरिया में आएंगी। विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं इन क्षेत्रों में एनसीआर वाले में दी जाएं। जिस तरह आप देख लो करनाल में भी जो है एक शहर के बीचों बीच एक पुल का निर्माण होने लग रहा, पानीपत में पुल बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, उसके बाद की जो स्थितियां, रैपिड मेट्रो ट्रेन की बात होने लगी, भाई करनाल के एरिया में जो है रैपिड मेट्रो ट्रेन आएगी। अगर ये एनसीआर से बाहर चला जाता है तो तब क्या असर होगा वो भी देखने की बात है। क्या वो जो विकास की बातें थी रैपिड ट्रेन की या दूसरी, वो बंद होंगी, उन पे असर पड़ेगा, ये भी एक सोचने की बात रहे हैं। संपत्ति है जो प्रॉपर्टी का व्यापार करने वाले हैं, जो उसके दाम जो है एनसीआर के क्षेत्र में आने से बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं मिलनी है, तो दायरा बढ़ देगा, निवेशकों का जो लाभ है वो बढ़िया मिलेगा, अच्छे पैसे जो है निवेशक कमाएंगे। ये बात करें नीलकमल जी मोटे मोटे से नुकसान की, जनसंख्या का दबाव बढ़ने से, भीड़ बढ़ने से जो यातायात के साधन है, यातायात की समस्या है वो बढ़ेगी। हालांकि जो सड़कें हैं, जो पुल हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व थे उस एरिया पर जो दबाव है वो जरूर बढ़े, जो लिविंग स्टाइल है वो हाई कॉस्ट हो जाए। जैसे कि मैंने जो है बात करी गुड़गांव की, भाई गुड़गांव का जो लिविंग स्टाइल है वो महंगा है, दैनिक खर्चे वो ज़्यादा हैं, और संसाधनों में जो बिजली की कमी है, प्रदूषण के कड़े नियम लागू हो जाते हैं, जैसे कि करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र एनसीआर में आया, और जो बहुत सारे नियम लागू हो गए एनजीटी के, प्रदूषण को लेकर लागू हो गए, या फिर वाहनों को लेकर लागू हो गए कि जो 10 साल और 15 साल उसके डीजल और पेट्रोल के वाहन है नीलकमल जी, उनको जो है इसमें मतलब चलाने ਦੀ इजाजत ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦਾਇਰਾ ਘਟਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। अनुमान है इन चीजों के, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਮੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਐਨਸੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਮਐਨਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है कि फंडिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੀ है बिल्कुल वो हो सकती है। पहले तो एनसीआर के हिसाब से फंडिंग आनी थी, ये फंडिंग आएगी एक नॉर्मल जिले के हिसाब से। ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਕੁਝ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਚੀਲਾਪਨ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮੋਂ ਕੇ ਵਿਕਾਸ में आज़ादी मिलेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਹਤ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ लोकल ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रणनीति के अनुसार जड़ा हैगा वो काम वो किया जा सकता है। दूसरी बात नीलकमल जी, किसानों ने अगर ये एनसीआर से बाहर चला जाता है और वाहन चालकों ने बड़ा फायदा इसमें नजर आएगा। 10 साल से और 15 साल पुराने जो वाहन है जो एनसीआर क्षेत्र में चल नहीं सकते, जिस पर बैन है, अब एक ट्रैक्टर किसान ने ले रखा और वो उससे अपना कामकाज चलाने लग रहा, लेकिन अगर कागजों की बात करें तो वो फिर जो है उसके डॉक्यूमेंटेशन तो होगी खत्म। बिल्कुल हाँ, उसको बैन किया जा सकता है। अगर वो अपने उस ट्रैक्टर से मंडी में फसल लेके आता है तो उसका चलान किया जा सका, लेकिन अगर इन नियमों में ढील मिलती है तो नीलकमल जी फिर उसको जो है बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 5 साल की अगर उसकी वैलिडिटी है जो वो बढ़ जाती है। बिल्कुल वैलिडिटी भी बढ़ जाती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ग्रोथ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ है। अच्छा, कुछ और सवाल मेरे दिमाग में आ रहे जिसकी चर्चा है समाज में। भाई प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है, जो एनजीटी का रूल है, वो उस पे से हट जाएगा। भट्ठे जो है उनको और तरीके से नियमों में डील मिल जाएगी, ईंटें सस्ती हो सकती है नीलकमल जी। दूसरी बात, क्या जो प्रदूषण है, जो प्रदूषण बोर्ड है, पुरानी गाड़ियों को नियमों के बदलने से एनसीआर में जो फायदा होगा, पर्यावरण के साथ अगर एनजीटी के रूल यहाँ से हट जाते हैं, भाई एनजीटी के रूल हट गए तो क्या प्रदूषण नहीं होने का? अब जो दायरा बढ़ चुका है वो उतना ही है, वाहन भी है वहाँ पे, जो फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं वो लगी हुई हैं, पर क्या ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या एनजीटी के नाम पर एनजीटी का दायरा घटाने से पर्यावरण एनसीआर का दायरा घटाने से जो एनजीटी के जो रूल हैं, जो क्या पर्यावरण के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? क्या प्रदूषण कम हो जाएगा? क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो पहले से ही होने लग रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो कंट्रोल बोर्ड है उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी जो प्रदूषण है उस पर असर नहीं पड़ेगा। सीधी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। 100 किलोमीटर का दायरा है करनाल जींद को। इसमें मैंने एक सवाल और खड़ा करा था, अभी कैसे जो है पहले वो शामिल किया गया था, क्या ये दायरा अब घटाया जा रहा है या पहले इसको जो है नियमों से हटके बढ़ाया गया था, या फिर पहले नियम थे उस दायरे के जिस दायरे के अनुसार बढ़ाया गया था? अगर ये गलत तरीके से बढ़ाया गया तो ये क्यों नीलकमल जी बढ़ाया गया था? और जो लोग एनसीआर के हिसाब से निवेश कर चुके हैं, एमएनसी कंपनी की बात हो, प्रॉपर्टी डीलरों की बात हो, या फिर जो है दूसरी जो कंपनियां हैं जिन्होंने निवेश कर लिया, अब वो एनसीआर से बाहर चले गए, उनके पैसों की गारंटी
कौन लेगा, बहुत सारी बातें हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है। फिलहाल जो है जब तक हम प्रोग्राम करने लग रहे हैं अनिल कमल जी, वो मीटिंग आज वहाँ होनी है। अब उसमें निकलता क्या है, करनाल या जो दूसरे दायरे हैं ये शामिल जो आज हैं इसमें ये निकलेंगे या रहेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल चांसेस जो है इनके एनसीआर से बाहर आने के, हमने जो है आपको एनसीआर में रहने के फायदे बताए और एनसीआर से निकलने के फायदे बताए। लेकिन कागजों का दायरा एक अलग चीज है और प्राकृतिक नेचर वो अलग चीज है। अगर पर्यावरण वो प्रदूषण हो रहा है तो वो एनसीआर में भी हो रहा है, और उसको निकालने से के बाद भी जो स्थिति है वो वही है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है जी। बिल्कुल ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ गलत पंगे का हाथ ला लिया आज आपने। ਗਲਤ ਪੰਗੇ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਿਲਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਵਿੱਚ 86,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਵਿੱਚ 86,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, 86,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ 2150 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ 2150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। मैं आपने कहा था ना गलत पंगे का हाथ ला लिया, उसके पीछे का मतलब मेरा कहने का यूँ था नीलकमल जी कि जो ये तो देश से दूसरे देश की बात होगी, अपने भारत देश में भी लगा लो दवाइयों में इतना तकड़ा जोड़ है MRP में, और उसके जो धरातल में बिकने का है वो बहुत ज़्यादा है नीलकमल जी। अब MRP किसी दवाई का लिख रहे हैं 100 रुपये, और वह दवाई आपने मेडिकल स्टोर से जो है 10 रुपए में मिल जाएगी, कई बार 150 रुपये जो है लिखा होता है। मतलब जो डिफरेंस है दवाइयों के MRP का वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने बात करी जो है विदेश की 86,000 रुपये की बात की, भारत में वो दवाई जो है 2150 रुपये मिलेगी, लगभग चार गुना कम रेट में मिलेगी अमेरिका से, वो ब्रिटेन की जो आपने बात करी दवाई की। लेकिन ये डिफरेंस तो नीलकमल जी भारत में भी है। पिछले दिनों आपके याद होगा एक कोई बीमारी थी एक पुलिस वाले के लड़के का, उसकी कमर में कोई दिक्कत थी, उसका विकास नहीं हो रहा था, बीमारी का नाम मेरे याद नहीं आ रहा, उसका जो टिक्का मंगवाना था वो आना था 14 करोड़ रुपये में, क्योंकि बाहर से आना था, इंडिया में वो टिक्का है नहीं, तो 14 करोड़ रुपए में टिक्का आना था, उससे उसका इलाज होना था। तो वो करोड़ों की दवाई अगर वो भारत में तैयार होती तो हो सकता है वो सस्ते में तैयार हो सकती थी। जिस तरह से ये आज जो है 2150 रुपए की दवाई मिली, जबकि वो विदेश में 8600 रुपए की थी। दूसरी बात हमने जिक्र करा भाई मेडिकल स्टोरों पर जो दवाइयाँ बेची जाए इनमें बड़ा तकड़ा जोड़ है नीलकमल जी, क्योंकि MRP कुछ और होती है और जो है वो बिक किसी और दायरे में किसी और रेट पे जाती है। लेकिन अब ज़्यादा तक कब तक बहस करोगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख दिया 150 रुपये उदाहरण के तौर पर,
तो आप जो है ज़्यादा उससे तो कम देने लग रही है आपको, तो आपका जो बहस का दायरा है वो वहीं खत्म हो गया। हालांकि वो दवाई बहुत सस्ती होती है, उससे ऊपर बेचोगे तो आप कहोगे लेकिन ऊपर क्यों बेचेगा, जब आदमी को मार्जिन वहीं मिलने लग रहा है। 150 रुपये की दवाई 10 से 15 और 20 रुपये में आपको मिल जाती है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी दवाई का रेट सही है और कौन सी कितने। इसलिए जब भी दवाई लो 2-4 दुकानों में फिर कर जरूर लेनी चाहिए ताकि पैसे वो बच सकें। दूसरा ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बोझ होना। भारत के जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे या वहाँ वर्क परमिट पे काम करना रहे, जब उनके माँ बाप को मौका मिला है ना तो कुछ ना कुछ दवाइयों के पत्ते जरूर भेज जाएं, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ महंगी हैं, बिल्कुल वहाँ कपड़े महंगे हैं, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है बहुत महंगा। यहाँ से कपड़े भी भेजे जाते हैं उनके लिए, अगर कोई साथी आ गया तो उसके हाथ से वो कपड़े भेजेंगे, दवाइयाँ भेजेंगे जो जरूरी दवाइयाँ हुआ दैनिक उपयोग में, या फिर किसी को कोई स्पेशल दवाई की ज़रूरत है तो बाहर से भेज जाती है। ये तो माननी पड़ेगी कि भारत में जो इलाज है वो विदेशों से बहुत सस्ता है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਲਚਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ AI ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਮਾਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਖੁੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पानी यहाँ पे हो जाएगा। परिस्थितियां क्या हैं जांच में सामने आ जाएगी, लेकिन ये बात भी देखने की है कि 2027 में इलेक्शन है और भाई किसने ये वीडियो कहाँ से जारी करने को, जिस तरह आपने बताया उसका कोई अभी मूल आधार वो मिला नहीं, तो क्या ये कोई इस तरह की गतिविधि है कि इलेक्शन को देखते रहना चाहिए, देखते हुए चली हो, लेकिन अकाल तख्त साहिब की जो बात है उन्होंने तो अपने तरीके से अपना काम कराया। कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय है। बिल्कुल पंथ की सर्वोच्च संस्था जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब है, पर कई बार बार जिहड़े कई बार वो सवाल उठते रहंदे। इहदे नाल जिहड़ा हैगा सी जी जिहड़ा जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब बिल 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं नियम बनाया, कानून बनाया, विधानसभा का अपना अलग रुतबा है, अलग काम है, और श्री अकाल तख्त साहब का अपना अलग रुतबा है, नील कमल जी अलग काम है। तो दोनों एक दूसरे को कैसे वो किस तरह से कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। बिल्कुल हाँ, इस तो पहला ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी।